स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किताज कॉर्नर एट कॉमर्स में। आज हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट जून 2019 का पेपर और आज इसकी सेकंड वीडियो है। 10 क्वेश्चन सीरीज़ में इस क्वेश्चन को हम पूरा कर रहे हैं। क्या इससे पहले चैनल पे एस्टेट के सारे पेपर हम कर चुके हैं। DSSB 2018 मेल फीमेल बोथ एंड 2021 मेल कैंडिडेट का जो पेपर हुआ था DSSB स्क्रीनिंग पेपर जो हुआ था वो भी हमने चैनल पे किया है एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, कोई पेपर 5 क्वेश्चन सीरीज़ में किया है, कोई 20 क्वेश्चन सीरीज़ में, कोई 15 क्वेश्चन सीरीज़ में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और साथ में दूसरे चैनल पे भी विजिट करिए क्योंकि वहाँ पे 11th और 12th का सिलेबस जो है वो वहाँ पे रिवाइज़ करवाया जा रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो वहाँ पे सबसे पहले 11th और 12th का सिलेबस है, बाकी सारा सिलेबस बाद में आता है। तो उस चैनल पे भी विजिट करिए, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इस चैनल की भी सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS। MSS के बारे में क्या सही नहीं है। पहले MSS को पढ़ते हैं कि MSS है क्या। MMS देखिए RBI ने लॉन्च किया था अप्रैल 2004 में, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि MMS जो यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। एक क्वेश्चन तो सबसे पहले ये बन सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, और फिर सेकंड के भी किसने लॉन्च किया था, RBI ने किया था। कब किया था, 2004 में किया था। इसको यूज़ किस लिए करते हैं, इसको यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ हाई लिक्विडिटी इन सिस्टम, यानी कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में जब तरलता बहुत ज़्यादा हो जाए, जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे RBI जो है MSS को यूज़ करती है। सरप्लस लिक्विडिटी, इसमें बार बार वर्ड यूज़ होगा। सरप्लस लिक्विडिटी का मतलब क्या है, अधिशेष तरलता, यानी कि जो सरप्लस है, ऐसी लिक्विडिटी जिसका यूज़ नहीं किया जा रहा है इकोनॉमी में, जो एक्स्ट्रा है उसको RBI अपनी तरफ खींच लेती है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं MSS के बारे में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की है MSS के बारे में। क्या है, क्यों आया था MSS। देखिए 2003 में जब डॉलर एक्सचेंज रेट में 2003 में डॉलर की एक्सचेंज रेट में अस्थिरता के कारण रुपया क्या है, कमज़ोर हो गया था। ठीक है, तब RBI ने क्या करा, डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। RBI ने अपने सिक्योरिटीज़ को बेचकर डॉलर खरीदना चालू कर दिया था और एक समय ऐसा आया कि RBI के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं बची थी। अगर RBI डॉलर नहीं खरीदती ना तो रुपये की कीमत क्या हो सकती थी, कम हो सकती थी। तब मार्केट में पैसों की लिक्विडिटी को रखने के लिए 2004 में RBI ने सरकार से कॉन्टैक्ट किया और MSS को लॉन्च किया। MSS के अनुसार है क्या, MSS के अनुसार क्या होता है, RBI सरकार के नाम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी कर सकती थी सरकार के नाम से। MSS में केवल मार्केट के एक्सेस मनी को विभिन्न प्रकार के बॉन्ड के द्वारा मार्केट से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो MSS स्कीम है वो RBI ने लॉन्च की थी और ये गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है और ये डिफरेंट तरह के जो बॉन्ड है ना उसके जरिए मार्केट की जितनी भी एक्सेस मनी है उसको ये अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये था MSS। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि भी MSS के बारे में क्या सही नहीं है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, इट एब्जॉर्ब्स सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ एंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज कैपिटल फ्लो। देखिए मार्केट में लार्ज कैपिटल फ्लो हो रहा है और उसके कारण ये MSS क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सरप्लस लिक्विडिटी को। तो ये तो इसमें इंपॉर्टेंट ही है कि लिक्विडिटी को अट्रैक्ट करने के लिए ही, लिक्विडिटी को सोखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ही MSS जो लॉन्च किया गया। तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस जो है तीनों में ही क्या आया है, इट ऑब्जर्व सरप्लस लिक्विडिटी, मोबिलाइज्ड सरप्लस लिक्विडिटी। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं इसके सही हैं MSS के बारे में। सेकंड ऑप्शन, इट ऑब्जर्व सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। देखिए ट्रेजरी बिल वो भी सरकार जारी करती है, कितने कितने दिन के लिए करती है, ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। 91 डेज़ के, सबसे पहला 14 डेज़, फिर 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 362 डेज़। क्वेश्चन कई बार बन के आता है कि ट्रेजरी बिल का जो डेज़ है वो कितने दिन के लिए होता है। और ये शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब है कि ऐसी सिक्योरिटी, ऐसे बॉन्ड जारी किए जाते हैं जो कि 6 महीने से कम के होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यानी कि मेन बात क्या है यहाँ पे, इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी, ये भी क्या है, लिक्विडिटी को सोख रही है थ्रो बॉन्ड्स, और ये हमने अभी पढ़ा है MSS के मीनिंग में। और थर्ड क्या है, मोबिलाइज्ड सरप्लस लिक्विडिटी इन इज हेल्ड इन द MSS अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो सरप्लस लिक्विडिटी है वो कहाँ जाती है, इकोनॉमी की जो भी तरलता है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ चला जाता है, वो RBI के MSS अकाउंट में चला जाता है। तो ये पहली तीनों ही बातें जो हैं वो करेक्ट हैं।
एमएसएस के बारे में तो जो सही नहीं है वो हमें छांटनी थी, सही नहीं है फोर्थ ऑप्शन। एमएसएस अकाउंट लिक्विडिटी कैन बी यूज्ड फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। गवर्नमेंट के जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं और जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर हैं उसके लिए एमएसएस अकाउंट की लिक्विडिटी को यूज़ किया जाता है, उसके लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एमएसएस है क्या। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए मैच करने हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं, भाई कौन सा किसके लिए सेक्शन है वो हमें यहाँ पे मैच करना है। ये सेक्शन जो है अलग अलग भी आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो ये सारे मैच मेकिंग में आ गए, लेकिन अलग से भी आ सकते हैं। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये जो डिडक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया गया है उसका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए डिडक्शन जो है कौन से सेक्शन में दी गई है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यानी कि एक क्वेश्चन में से यहाँ 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे से याद करने हैं चारों ही क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें थर्ड 80E, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा उसके लिए जो डिडक्शन है वो बताई गई है किसमें, 80E में। ठीक है, सेकंड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन किसके लिए लिया गया, टेकन फॉर रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, उस रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया गया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन दी गई है, किस में दी गई है, 80E में दी गई है। रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी के लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन दी गई है 80E में। थर्ड है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट होता है वहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसके लिए डिडक्शन किस में दी गई है, 80TTA में। ठीक है, और फोर्थ क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन सिस्टम, ये दी गई है हमारी 80CCD में। ठीक है, तो यहाँ से चारों सेक्शन जो है वो अच्छे से याद करने हैं। हायर एजुकेशन के लोन के लिए आ जाएगा 80E, रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आ जाएगा 80EE, और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट के लिए आ जाएगा 80TTA, और नेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए आ जाएगा 80CCD। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें बिना ना जाए उसे, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और साथ में दूसरे चैनल पे भी विजिट करना ना भूलें। इस चैनल की सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, बहुत हेल्प करेगा। दोनों ही चैनल बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहाँ पे हमें टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी को हमें कंप्यूट करना है। एक्स इज़ एन इंडिविजुअल ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज हैविंग ग्रोस टोटल इनकम, यानी कि एक्स जिसकी उम्र 55 साल है, ग्रोस टोटल इनकम दी गई है 3.5 लाख रुपए की। व्हाट इज़ द टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 कि 18-19 के लिए टैक्स लायबिलिटी पूछा गया है, कितनी होगी, ये आ जाएगा सी ऑप्शन। वैसे जो करेक्ट है वो आ जाएगा 2575 रुपीज़ की, लेकिन राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ चलेंगे। एक बार सोल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन को। एक वीडियो को 2 बार देख लीजिए, क्वेश्चन यहीं पे ही याद हो जाएंगे। और जैसे कि कंटिन्यू अपने क्वेश्चन चलते हैं एग्जाम्स में आए हुए, तो अपने आप ही रिवीजन हो जाएगी। बने रहें हमारे साथ, ठीक है, हर वीडियो में। टैक्स लायबिलिटी फॉर एन इंडिविजुअल लेस देन एज ऑफ 60 ईयर, 60 ईयर से कम साल का जो बंदा है उसके लिए टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट किया जाता है। हैविंग ग्रोस टोटल इनकम कैसे करेंगे, 3.5 लाख उसकी इनकम है, उसमें 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो एक्सेस है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 5% का टैक्स लगा, 5,000 रुपये। रिबेट मिल गई है अंडर सेक्शन 87A, 2500 रुपये की रिबेट मिल गई है। और 5,000 माइनस 2500 करेंगे तो 2500 रुपये हमारा क्या आ गया, टैक्स आ गया। लेकिन साथ में इसमें सेस जो है वो प्लस कर देंगे, 3% का सेस मतलब अतिरिक्त भार। 3% 2500 का 3% करा तो 75 रुपीज़, और ये आ जाएगा 2575 रुपीज़ टैक्स लायबिलिटी आ गई। और अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 2580 रुपीज़, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 लाख आर टू बी रिडीम्ड एट पार। प्रेफरेंस शेयर है वो भी रिडीमेबल, यानी कि शोधनीय पूर्वाधिकारी अंश जिन्हें रिडीम्ड किया जाना है एट पर पे, फॉर विच फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹80,000 आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। और इसके लिए इशू किए गए हैं इक्विटी शेयर
80,000 रुपये के इक्विटी शेयर 10% के डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। CRR में कितनी अमाउंट जाएगी? CRR में यहाँ पे इस केस में अमाउंट जाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? ट्रांसफ़र टू CRR यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जितनी अमाउंट जाएगी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर रिडीम्ड। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। फ्रेश इशू से कितना मिलेगा? देखिए 80,000 है, 80,000 का 10% डिस्काउंट अगर हम लेस कर देंगे यहाँ से, यानी कि 72,000 को अगर लेस कर देंगे 2 लाख में से, तो ये आ जाएगा 1,28,000। CRR में अमाउंट कितनी जाएगी? 1,28,000। थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशंस। देखिए बिल्डिंग बनाने हैं, क्या बनाने हैं? लॉन्ग टर्म के म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशन, संतोषजनक संबंध बनाने हैं किसके साथ? विद की कस्टमर्स, जो मुख्य उपभोक्ता हैं, सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एंड बिजनेस इज नोन एज। देखिए इस तरह की मार्केटिंग का यहाँ पे टाइप पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मार्केटिंग है जो इन सब जनों से, कस्टमर से, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से संतोषजनक संबंध बनाने पर जोर देती है, सेटिस्फाइंग रिलेशंस बनाने पर जोर देती है। तो बहुत ही आसान था यहाँ चाटना, रिलेशनशिप मार्केटिंग। क्या रिलेशनशिप मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो रिलेशनशिप पे फोकस करती है। सेकंड क्या है? सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग एक नॉर्मल मार्केटिंग है। देखिए थोड़ा सा करें इसके बारे में, क्या है ये? सोशल नाम ही क्या है? सामाजिक, यानी कि समाज की वेलफेयर को ये बहुत ही ध्यान में रखती है। सोशल मार्केटिंग इज़ द यूज़ ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, कमर्शियल मार्केटिंग के प्रिंसिपल को यूज़ करती है, उसी की टेक्निक को यूज़ करती है टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ पीपल। यानी कि यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, कल्याण के लिए काम करते हैं, तो वो हो जाता है सोशल मार्केटिंग में। एंड द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, यानी कि ये जो हमारा बिजनेस है या फिर जो हमारे ह्यूमन बींग है वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ये लोग काम करते हैं, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, यह जगह सोशल मार्केटिंग में। और ये वाली मार्केटिंग 4 P's के ऊपर बेस है। 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नीचे मार्केटिंग में ये क्या होता है? पार्ट ऑफ ए होल मार्केट दैट इज सेपरेटेड, यानी कि पूरे बाजार का एक हिस्सा है। ठीक है, जो इसे इसकी विशेषताओं के कारण पूरे बाजार से अलग बनाता है। मार्केटिंग यानी कि एक ऐसी मार्केटिंग होती है जो मार्केट के एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही फोकस करती है, और इसी के कारण ये जो है पूरी मार्केट से उस मार्केट के हिस्से को बिल्कुल अलग दिखाती है। और फोर्थ क्या? सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग में सर्विसेज आ जाएंगी फॉर नॉन फिजिकल इनटेंजिबल गुड्स लाइक हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारा किस में आ जाएगा? सर्विस मार्केटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअल सेटिस्फाइंग रिलेशंस, तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग आ जाएगी। जो रिलेशन बनाने पर जोर देती है मार्केटिंग, वो है हमारी रिलेशनशिप मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर -0.8 एंड -0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लग जाएगा अंडर द रूट BYX मल्टीप्लाई बाय BXY। तो यहाँ पे जो दोनों दे रखे हैं कोफिशिएंट, वहाँ उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। देखिए बाहर प्लस माइनस का साइन है, अंदर वाले जो साइन है उसी को ही प्रेफर किया जाएगा। अंदर जो है वो प्लस हो जाएगा और बाहर सिर्फ माइनस का साइन बचेगा 0.16, तो आंसर आ जाएगा -0.4। तो ये पजल नहीं होना है, +0.4 नहीं करेंगे, -0.4 करेंगे। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन। चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ 2 स्टेटमेंट दी गई हैं एंड इन द कंटेस्ट ऑफ द अबो 2 स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट। बताया गया कि इन 4 में से बताओ कौन सा ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पे ठीक है कि बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फर्स्ट है द अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पज एवरेज। बिल्कुल करेक्ट है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एक सर्वउद्देशीय एवरेज होता है। अर्थमेटिक मीन होता क्या है? इट इज़ द सम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ नंबर्स इन द कलेक्शन। मान लो कि 10 जैसे 10 बच्चों के नंबर हैं, उसे जो है वो उनका एवरेज करना है, तो क्या करेंगे? जो उनके नंबर का टोटल है उसको प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो उनका टोटल आया 1620, डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 कर देंगे, तो 162 आ गया हमारा एवरेज। तो ये एवरेज क्या है? एक ऑल पर्पज़ एवरेज है। और सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि पोजिशनल एवरेज कौन से होते हैं, उनके नाम बताइए। तो मीडियन और मोड, इनको पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है। मीडियन क्या होता है?
मीडियन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ सीरीज, मीडियन बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल मिड में जो आता है, इन विच हाफ द वैल्यूज आर लेस देन द मीडियन एंड हाफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन द मीडियन। ठीक है, मीडियन हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, जो मध्य में आती है। मोड क्या होता है? मोड शोज ए हायर फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज, एक सीरीज में एक नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? हमारे पोजिशनल एवरेज है। नाम भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से पोजिशनल एवरेज है, उन्हें छाटिए। तो मीडियन और मोड दो हमारे पोजिशनल एवरेज हैं, और मेन हमारा क्या हो जाएगा? ऑल पर्पस एवरेज हो जाएगा, सर्वोद्देशीय औसत इसको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, शॉपिंग गुड्स जो है उसमें कौन कौन सी विशेषता होती है? देख पहले पढ़ते हैं कि शॉपिंग गुड्स क्या होते हैं। शॉपिंग गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स, शॉपिंग गुड्स जो है वो कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है, यानी कि जो अपने उपभोग के लिए, जो अपना कंज्यूम करने के लिए गुड्स खरीदी जाती है वो शॉपिंग गुड्स होती है। दैट आर यूजुअली परचेज्ड ओनली आफ्टर द कस्टमर हैज़ कंपेयर्ड प्राइस, क्वालिटी एंड स्टाइल इन मोर देन वन स्टोर, यानी कि खरीदी कब जाती है? किसके बाद? जब कस्टमर एक स्टोर से ज़्यादा में जाके वहाँ उनके प्राइस को, उनकी क्वालिटी को, उनके स्टाइल को कंपेयर कर लेता है ना, उसके बाद ही वो उन्हें खरीदता है। तो दीज प्रोडक्ट रिक्वायर्ड पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो व्यक्तिगत विक्रय है और जो विज्ञापन है, ये दो विधियाँ जो है यूज़ की जाती हैं। एंड आर लोकेटेड इन फ्यूअर आउटलेट्स, जो इनकी दुकानें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, मार्केट के अंदर कुछ होती हैं, जैसे एयरलाइन टिकट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, फ़ोन्स की दुकान है, फर्नीचर की है, क्लोथ्स की है। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो अगर लगी बंदी दुकान है तो अलग बात है, अदरवाइज़ कुछ भी नया आया है मार्केट के अंदर तो पहले उसको कंपेयर किया जाएगा, फिर ही उसके बाद खरीदा जाएगा। तो अब शॉपिंग गुड्स का क्वेश्चन देखते हैं। शॉपिंग गुड्स का क्वेश्चन है, शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, की कौन कौन सी विशेषताएं उसके अंदर होती है। फर्स्ट है, दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर, बिल्कुल ड्यूरेबल का मतलब है कि भाई टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। फर्नीचर खरीद लिया, रोज़ नहीं खरीदा जाएगा। कपड़े खरीद लिए, रोज़ रूटीन में कोई नहीं खरीदता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स है, फ़ोन है, ये सारे ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, कंज्यूमर्स जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ वेरियस सेलर्स एंड देन बाय सच गुड्स, बिल्कुल, क्योंकि इसके मीनिंग में ही ये वाली बात आती है कि शॉपिंग गुड्स वो होती है जिन्हें उपभोक्ता एक से ज़्यादा स्टोर पे जाके पहले कंपेयर करता है, उनका प्राइस, उनका क्वालिटी, उसके बाद ही वो उन्हें खरीदता है। तो ये वाली फीचर्स भी हमारे ऑप्शन में आ जाएगी। और थर्ड क्या है, पर यूनिट प्राइस ऑफ दीज गुड्स इज जनरली हाई, ज़्यादा ही प्राइस होता है। ठीक है, 10-20 रुपये की बात नहीं है, थोड़े से महंगे होते हैं ये वाले गुड्स हमारे। तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या है कि दीज गुड्स आर रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन डिमांड। देखिए, एक पर्टिकुलर कस्टमर की अगर बात करें तो ये जो है बात गलत हो जाती है, क्योंकि कोई भी कस्टमर फर्नीचर रोज़ रोज़ नहीं खरीदता, फ़ोन रोज़ रोज़ नहीं खरीदता, कंटिन्यूसली नहीं खरीदता डिमांड में। लेकिन अगर पूरे मार्केट की बात की जाए ना तो ये वाली बात ठीक हो जाती है, क्योंकि मार्केट में फ़ोन तो रोज़ ही बिकते हैं, कभी कोई खरीदने हैं, कपड़े भी रोज़ ही बिकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से ये वाली बात जो है वो सही नहीं होती है। लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जहाँ पे ABC के साथ D भी आए, तो इसलिए इस वाले ऑप्शन को नीचे नहीं लिया गया है। और E में है, दीज गुड्स आर सोल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स। अग्रेसिव मतलब आक्रामक प्रचार प्रयासों के द्वारा इनको बेचा जाता नहीं, आक्रामक नहीं होते, अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव प्रमोशनल एफर्ट्स। ठीक है, अट्रैक्टिव होती है इनकी ऐड, फर्नीचर की ऐड हुई, फ़ोन की ऐड हुई या कपड़े की ऐड हुई, ये सारे क्या अट्रैक्टिव एड्स होती है, तभी तो लोग इन्हें खरीदने के लिए आते हैं। तो शॉपिंग गुड्स का जो ऑप्शन है ABC सेकंड ऑप्शन, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं था जो D को भी साथ लिए हुए हो, ABC के साथ D को लिए हुए, तो यहाँ ABC के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट fall in the ambit मतलब दायरा, सर्कल ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया है, कंपटीशन एक्ट है कौन सा? 2002 कंपटीशन एक्ट है। ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो कंपटीशन एक्ट 2002 के दायरे में नहीं आता है? नहीं आता है, ये नहीं आता है वाला थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन था, प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंडर, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। बाकी तीन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्सन्स
ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स, कि अपने दिमाग से अगर कुछ क्रिएट किया है तो उसके ऊपर बंदे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलते हैं। जैसे अगर आर्ट बंदे की खुद की है, म्यूज़िक उसने खुद से करा है, तो कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता। कॉपीराइट उसने ले रखा है, पेटेंट ले रखा है, ट्रेडमार्क है, तो इन सारी चीज़ों को कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर ये कंपटीशन एक्ट काम नहीं करता, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ काम करता है। बाकी सारे ऑप्शन हैं जो इसके दायरे में आते हैं कि एनकरेज कंपटीशन, कंपटीशन को ये एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि डोमिनेंट पोजीशन जो प्रमुख पद होते हैं उसके दुरुपयोग को ये रोकता है। थर्ड है रेगुलेट करता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। थोड़ा सा मैंने लिखा भी है कंपटीशन एक्ट के बारे में, एक बार पढ़ते हैं उसको। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि कंपटीशन एक्ट का प्रीडिसेसर कौन सा एक्ट था, या फिर MRTP एक्ट 1969 का जो सक्सेसर है वो कौन सा एक्ट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी करा था, प्रीडिसेसर का और सक्सेसर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें जाके देखिए, आप उस वीडियो को देखिए जाके, और पीछे वाली सारी ही वीडियोस देखिए। मैं खुद तैयारी करती थी ना, मैं भी ऐसे ही करती थी। घर का कुछ भी काम करना होता, साइड में फ़ोन चला लिया, यूट्यूब चला लिया, वीडियो चलती रही, क्योंकि कान में जितना जाएगा। बीएड में था ना एक लेसन की लिसनिंग, जितनी ज़्यादा लिसनिंग होगी ना उतना ज़्यादा हमें याद रहता है। कान क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो लर्निंग का सबसे बेस्ट जो सोर्स है ना वो हमारे कान होते हैं। तो तभी कहा जाता है अगर कुछ याद नहीं हो रहा तो अकेले कमरे में बैठ के ज़ोर ज़ोर से बोल के याद करो तो याद हो जाएगा। इसी तरह से काम करते हुए भी वीडियोस चला लो, कुछ ना कुछ तो 10 बात अगर सुनी है तो 4-5 तो माइंड में बैठ ही जाती हैं। तो कंपटीशन एक्ट 2002 प्रीडिसेसर क्या है, MRTP एक्ट है 1969। MRTP एक्ट की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। MRTP एक्ट की फुल फॉर्म होती है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। प्रीडिसेसर है MRTP एक्ट 1969, फॉलो किया गया है कंपटीशन एक्ट 2002 को। कंपटीशन एक्ट के थ्रू अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कमीशन की स्थापना करना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कमीशन टू प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कंपटीशन के ऊपर जो भी बुरे नकारात्मक प्रभाव उसको रोकने के लिए कमीशन की स्थापना की जाए। प्रमोशन एंड सब्सटेंस ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा कंज्यूमर को उतना ही अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार के लिए बिल्कुल यहाँ पे फ्रीडम दे दी जाती है। एंड टू रेगुलेट कॉम्बिनेशंस इंक्लूडिंग मर्जर्स एंड अमलगमेशन, ये भी हमारे ऑप्शन में है कि कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करना, किस तरह के कॉम्बिनेशन को, मर्जर और अमलगमेशन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को। एंड टू प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि प्रमुख पद के दुरुपयोग को रोकना। तो ये हमारा जो सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस में आए हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कंपटीशन एक्ट के बारे में। करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है हमारा आज 20 क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, यानी कि जो हमारा द्वितीयक आंकड़ा जो होता है, सेकेंडरी डाटा जो होता है, उसका स्रोत कौन सा नहीं है। देखिए, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी और ऑब्जर्वेशन, ये तीनों नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी डाटा के सोर्सेज हैं। और अनपब्लिश्ड थीसिस जो है और एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं, ये दोनों क्या है, सेकेंडरी डाटा के सोर्स हैं। ठीक है, सेकेंडरी डाटा के सोर्स हमारे अनपब्लिश्ड थीसिस एंड एनुअल रिपोर्ट्स, ये दोनों सेकेंडरी डाटा। और इंटरव्यू, क्वेश्चनरी और ऑब्जर्वेशन, ये तीनों ही क्या आ जाएंगे, प्राइमरी डाटा। साइड बाय साइड आपको दूसरे चैनल पे भी वीडियो मिलेगी, या हो सकता है आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी आपको वीडियो। तो बने रहें दोनों चैनल पे मेरे साथ, स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम एंड गीताज कॉर्नर #, कॉमर्स। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करते टाइम साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। पर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज के सारे ही क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS की जो स्कीम है जो RBI ने लॉन्च की, उसके बारे में क्या सही नहीं है। सही नहीं था फोर्थ ऑप्शन, MSS अकाउंट लिक्विडिटी कैन बी यूज्ड फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल नेचर के हैं उसके लिए ये यूज़ नहीं किया जाता, MSS नहीं यूज़ किया जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच इट करना है यहाँ पे।
ATTTA किसके लिए है ये? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन के लिए है। ATCCD जो है वो है पेंशन सिस्टम के लिए। ATE हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया गया है उसकी डिडक्शन है उसके इंटरेस्ट की। एंड ATEE हमारा है रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया गया उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन है। 13 क्वेश्चन पूरा भी अभी हमने सोल्व किया है। X इज एन इंडिविजुअल ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज हैविंग ग्रोस टोटल इनकम, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19? ये आंसर हो जाएगा 2580, थर्ड ऑप्शन। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2 लाख आर टू बी रिडीम्ड एट पार, for which fresh equity share of ₹80,000 are issued at a discount of 10%. What amount should be transferred to capital redemption reserve account? CRR में कितनी जाएगी? फॉर्मूला लग के यहाँ से आंसर आ जाएगा 1,28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली satisfying relations with key customers, suppliers, distributors in order to earn and retain their long-term preference and business is known as a relationship marketing. Next है if two regression coefficients are -0.8 and -0.2 then the value of coefficient of correlation ये कितना हो जाएगा? माइनस का 0.40, प्लस का नहीं करना है, माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन जो है वो माइनस में है। नेक्स्ट दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है हमारी कि द अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पज एवरेज एंड मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स? शॉपिंग गुड्स के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? फर्स्ट, दीज प्रोडक्ट आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर। सेकेंड, कंज्यूमर्स generally compare the goods of various sellers and then buy such goods. थर्ड है per unit price of these goods is generally high। तो ABC जिसमें है तीनों ही करेक्ट हैं, सेकेंड ऑप्शन। 19 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एबमिट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट के दायरे में कौन सा उद्देश्य नहीं आता है? थर्ड वाला नहीं आता है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर आता है। प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। और लास्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का सोर्स कौन सा नहीं है? तो इंटरव्यू, क्वेश्चनरी एंड ऑब्जर्वेशन तीनों ही जो है सेकेंडरी डाटा के सोर्स नहीं है क्योंकि ये तीनों ही हमारे प्राइमरी डाटा के सोर्स है। तो सेकेंडरी डाटा के सोर्स है कौन से? अनपब्लिश्ड थीसिस एंड एनुअल रिपोर्ट्स।